Hello guys, welcome to our channel The Crazy Studio. This is your host अनमोल शुक्ला and as promised, हम आज फिर से हमारे स्टूडियो में एक शानदार पर्सनालिटी के साथ हैं. We are here to welcome Mr. हार्दिक लूनागरिया, जो कि एक कायरोप्रैक्टर और एक बोन सेटर हैं with a proven successful track record of 50,000 plus patients. तो आइए आज बात करते हैं मिस्टर हार्दिक लूनागरिया जी से और जानते हैं कि कायरोप्रैक्टिस की सच्चाई क्या है. द क्रेजी स्टूडियो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू सो मच. जी सर, आजकल सोशल मीडिया पे रील्स में फेसबुक पोस्ट पर काफ़ी ज़्यादा कायरोप्रैक्टर का ट्रेंड चल रहा है. तो मुझे ये क्यूरोसिटी है कि कायरोप्रैक्टर होता क्या है और ये जो ट्रीटमेंट है हमारे बॉडी में किस तरीके से चेंजेस करती है और क्या बेनिफिट्स है इस ट्रीटमेंट के. कायरोप्रैक्टिक इज ऑल अबाउट लाइक अगर मैं बात करूँ तो कायरोप्रैक्टिक एक स्पाइन का मैनिपुलेशन है. हैंड्स ऑन टेक्निक से ये पूरा स्पाइन का मैनिपुलेशन किया जाता है. अगर ये चीज़ को मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो जैसे आप कार को व्हील बैलेंसिंग के लिए लेके जाते हो, ठीक है, वैसे हमारी बॉडी में 33 वर्टिब्रेज होते हैं, ठीक है. उसको बैलेंस करने के लिए 2 हिप होते हैं. अगर कोई भी कारण अगर ये पूरे वर्टिब्रास और हिप में अगर बैलेंस आउट हो गया, जैसे कि आप गिर गए, आपने हैवी वेट लिफ्ट कर दिया, ठीक है, या कोई भी कारण कोई इंसिडेंट हो गया, इसलिए बैलेंस आउट होता है, इसलिए सियाटिका या गर्दन का पेन या कमर का दर्द, ये सारी चीजें होती है, ठीक है. तो एज अ कायरोप्रैक्टर हम वर्टिब्रास के साथ साथ हिप जॉइंट जो भी है, पेल्विक, वो सारा अलाइनमेंट करते हैं. एंड ऑब्वियसली वो करने के बाद पेशेंट को हेल्थ में जो बेनिफिट्स होते हैं, उनको अच्छी नींद आती है, उनकी थकान दूर होती है, उनका प्रॉपर मैनिपुलेशन होता है, सियाटिका है या कोई भी दर्द है, कमर का है, गर्दन का है, उनको रिलीफ मिलता है, ठीक है. उनका बॉडी का जो ऑप्टिमम लेवल होता है वो बॉडी ऑप्टिमम लेवल पे काम करती है, ठीक है. उनका डाइजेशन बेटर होता है. ये सारी चीजें उनको आफ्टर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट उनको बेनिफिट्स मिलते हैं. ठीक है सर, तो आपने बताया कि कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से बॉडी में जो पेन होता है या बॉडी की थकान होती है वो दूर हो जाती है. तो एक और क्वेश्चन है कि कायरो जो ट्रीटमेंट है, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, उससे क्या बॉडी में जो परमानेंट पेन होता है वो भी ठीक हो जाता है? ऑब्वियसली कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के बाद पेन परमानेंट ठीक होता है. वो डिपेंड होता है कि केस उनका एक्यूट है या क्रोनिक है. मैं समझाता हूँ आपको. एक्यूट केस यानी उनका पेन 2 या 3 हफ्ते पुराना है, ठीक है. और क्रॉनिक केस यानी वो पेन काफी महीने या कुछ केसेस में तो वो पेन 20 साल 25 साल पुराना होता है, ठीक है. तो अगर कोई पेशेंट आ रहा है, उनका केस अगर एक्यूट है तो उनको 1 या 2 सेशन में ही ठीक हो जाता है पेन परमानेंट. एंड ऑब्वियसली अगर क्रोनिक है तो क्रोनिक केसेस में उनको मल्टीपल सेशन के बाद पेशेंट को पेन ठीक हो जाता है. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अगर पेशेंट अपना पोस्चर मेंटेन करेगा, उनको जो चीजें बोली है वो अगर फॉलो करेगा अच्छे से, वो प्रॉपर एक्सरसाइज करेगा, वो अपनी बॉडी का खुद से अच्छे से ख्याल रखेगा, तो वो पेन परमानेंटली ठीक होता है. अगर कोई सियाटिका वाला पेशेंट है, जिनको सियाटिका हुआ है, अगर वो वापस से नीचे बैठेगा, वो भारी चीजें उठा लेगा, अगर वो झुक के ही काम करेगा तो उनको वो पेन वापस होना है. अगर वो चीजें ध्यान को रखता है, प्रॉपर एक्सरसाइज करता है, अपनी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है, तो ऑब्वियसली उनको दोबारा पेन नहीं हो सकता है, ठीक है. बिल्कुल. सो पेन परमानेंटली ठीक होता है, बट अगर पेशेंट पोस्चर मेंटेन करता है तो ओके. तो पेन ठीक तो हो जाता है, बट उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. पता है, उनका पोस्चर मेंटेन करना पड़ता है. बिल्कुल. तब जाके होता है. जी सर, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट हर एज के लिए सेफ है? गुड क्वेश्चन. एक्चुअली कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट हम हर एज में नहीं दे सकते. अगर मैं बात करूँ तो 15 साल से बड़े बच्चे या 10 साल से छोटे बच्चे हैं या 15 साल से छोटे टीनेजर है, एंड 70 ईयर एंड 70 ईयर अबव कोई एजेड इंसान है, ओके, उनको हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते. वन ओनली रीजन इज कि उनकी जो बॉडी की हड्डियां होती है वो उतनी मजबूत नहीं होती है. आफ्टर 70 ईयर एंड बिलो 15 ईयर्स उनकी जो बॉडी का हड्डियां होती है वो कमजोर होती है, अंदर से उतनी मजबूत नहीं होती है. उनके मसल्स भी वीक होते हैं. तो वो एज में हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते. एंड ऑब्वियसली उनको देने के बाद उतना इफेक्टिव भी नहीं रहता है. सो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट हम पर्टिकुलर, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि बिलो 70 ईयर्स एंड ऑब्वियसली अबव 15 ईयर्स हम रिकमेंड कर सकते हैं. तो 15 साल से लेकर 17 साल से बीच में जो एज गैप है, उनके लिए कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट सेफ होती है? आई रिकमेंड कि उनको लेना चाहिए, और ऑब्वियसली उन पे ज्यादा इफेक्टिव है. 15 साल इज नॉट बिग एज, ओके, उतनी नहीं है. तब तक ऑब्वियसली डेवलपमेंट होता है बॉडी में, बहुत सारी चीजें, हड्डियां कमजोर होती है, वो हड्डियां डेवलप हो रही होती है. एंड आफ्टर 70 इयर्स ऑब्वियसली डीजनरेशन ज्यादा हो गया होता है. बॉडी में मसल्स उतने मजबूत नहीं होते हैं, हड्डियां उतनी मजबूत नहीं होती है, उनको
ऑब्वियसली माइनर फ्रैक्चर्स होने की भी संभावना रहती है। सो आई रिकमेंड कि अबव 70 इयर्स इट विल नॉट वर्क। ऑलराइट सर, ये काफ़ी बहुत बड़ा डाउट था जो आपने क्लियर कर दिया अभी। ऑब्वियसली बहुत सारे पेशेंट्स भी ये सवाल पूछते हैं कि मेरी एज 75 है, मेरी एज से 80 ईयर्स है। हाँ। तो हम उनको ऑब्वियसली प्रेम से यही समझाते हैं कि एज में कायरोप्रैक्टिक विल नॉट वर्क एंड ऑब्वियसली वो फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। ओके। एंड कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट उनको बॉडी सपोर्ट ही नहीं करती है उनकी। ओके। हम ट्रीटमेंट दे भी देते हैं तो सपोर्ट नहीं करती है उनकी। जी ठीक है सर, ये एक बहुत बड़ा डाउट है। जैसे मैंने भी एक आधा रील देखी है ऐसे जिसमें कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं बट उसमें बोन क्रैक होने की आवाज़ आती है, जिससे काफ़ी लोगों को डर भी लगता है, मुझे भी लगता है। तो मुझे ये क्वेश्चन है कि ये मिथ है या फिर इससे कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, या ये आवाज़ से लोग डरते हैं तो डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? अगर मैं खुद का एग्जांपल लूँ तो जब मैंने कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट चालू किया था उससे पहले जब भी मैंने ऐसे कोई वीडियो देखा था तब दिमाग में सवाल ये उठता था कि अरे यार इसको पेन होता होगा। हाँ। जब बोन क्रैकिंग का आवाज़ आता है तो लगता है कि यार पेन होता होगा जी। बट अगर आप बोन क्रैकिंग के पीछे का साइंस समझे तो हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में नाइट्रोजन गैस होता है। जब भी हम अलाइनमेंट करते हैं तब वो नाइट्रोजन गैस थोड़ी आवाज़ जैसे फट करके आवाज़ से रिलीज होता है। ओके। जॉइंट्स पे प्रेशर बढ़ने के बाद, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो आवाज़ बोन क्रैकिंग की वही है, जब अपने अंदर जॉइंट्स के जो गैस है, बबल्स है, वो रिलीज होते हैं, ब्लास्ट होते हैं हल्के से। ओके। सो उसमें कोई पेन नहीं होता है बाय द वे, ठीक है। बट बोन क्रैकिंग वो एक नेचुरल प्रोसेस है जब भी हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करते हैं तब। आप मानोगे नहीं, मेरे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो सिर्फ यही बोलते हैं कि सर बस मुझे ऐसे कड़ाके बुलाने हैं सर, ठीक है। तो हम वही करते हैं, हम जब ट्रीटमेंट करते हैं उनका नेचुरल बॉडी का अलाइनमेंट करते हैं जी, तो वो आवाजें आती है, वो नेचुरल फॉर्म है बॉडी का। ओके। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि वो बोन क्रैकिंग से लोग डरते हैं, बट एक मीथ है। जब भी कोई इंसान जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के बारे में अगर उतना नहीं जानता है तो वो वीडियो देखता है, तो वीडियो देखने के बाद उनको लगता है कि अरे यार ये थोड़ा पेन वाला होगा, अरे इसमें दर्द होगा। सो डर वही चीज का होता है और कुछ नहीं होता है। और जब पेशेंट्स पहली बार आता है कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के लिए तो वो डर लेके आता है, बट जब वो दूसरी बार दूसरे सेशन के लिए आता है तब उनको दिमाग में वो डर नहीं रहता है, क्योंकि उनको पता है कि यार इसमें ऐसा कुछ पेन नहीं होता है जी। सो बोन क्रैकिंग इज अ नॉर्मल चीज। ओके ओके सर। तो गाइस, जैसा कि हार्दिक जी ने हमें बताया कि कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में आपकी हड्डियां नहीं टूटती हैं, ये सिर्फ एक बोन क्रैकिंग का प्रोसेस होता है जिसमें आपकी हड्डियों में से जो नेचुरल गैस होती है वो रिलीज होती है, उसी में से आपको ऐसे चटकने की आवाज़ आती है, तो कोई डरने की बात नहीं है। तो सर, आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, जिसमें लोग ज़्यादातर लैपटॉप और मोबाइल में फोकस्ड होते हैं, तो उसकी वजह से पोस्चर खराब हो गया है काफ़ी लोगों का, लाइक आधी पॉपुलेशन का पोस्चर खराब है, तो उसको फिक्स करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली जो आपने बोला वो चीज़ बहुत सही है। आज की लाइफ सेडेंटरी लाइफ हो गई है जी। अगर मैं बात करूं कि अगर कोई बंदा लैपटॉप पे काम कर रहा है, ठीक है, या उससे भी बड़ी चीज़ आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा मोबाइल पे वर्क करती है, ठीक है, एंड ऑन स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है जी जी। हाँ, लंबे टाइम तक घंटों भर मोबाइल से बात करना, मोबाइल पे ऐसे मतलब ऑन स्क्रीन देखते रहना, ठीक है। ऐसे जब लोग देखते हैं तब ऑब्वियसली ऐसे नीचे झुक के, थोड़ा गर्दन झुका के ऐसे देखते हैं जी जी। एंड जब लैपटॉप पे काम करते हैं तो उनका पोस्चर ऐसे होता है, उनके शोल्डर्स आगे आ जाते हैं, उनका जो भी गर्दन का पोस्चर होता है वो थोड़ा आगे आ जाता है, ऐसे ऐसे रहते हैं। सो वो पोस्चर लंबे टाइम तक रहने के बाद आई एम श्योर ऑब्वियसली उनको सर्वाइकल पेन होना ही है जी। एंड वो होता है तो पोस्चर बिगड़ता है। अब पोस्चर जब बिगड़ता है तब उनको पेन आता है, ठीक है। और वो पोस्चर ठीक कैसे करते हैं? ऑब्वियसली उनको अगर पोस्चर करेक्ट करना है, अगर कोई बंदा लैपटॉप पे काम कर रहा है तो उनको 3 चीजें फॉलो करनी है जी। पहली चीज, उनको सीधा बैठना है। उनके कंधे ऑब्वियसली अलाइन रहने चाहिए। उनका कान जो ईयर जो है वो कंधे के लिए लाइन में रहना चाहिए, ऑब्वियसली फ्लैट बैठना है, ठीक है। दूसरी चीज, उनको हर 15-20 मिनट के बाद थोड़ा गर्दन का स्ट्रेचिंग करना है, ऐसे हल्का सा ऐसा स्ट्रेचिंग करेगा तो ऑब्वियसली उनको कंटिन्यूस पेन नहीं रहेगा, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद जो भी है बंदा अगर लैपटॉप पे बैठेगा तो ऐसे झुक के बैठा होगा, ठीक है। तो उनका जो लैपटॉप है, कंप्यूटर का जो स्क्रीन है वो आई लेवल पे रहना चाहिए। और जब भी वो काम करता है उनका ऑन स्क्रीन आई लेवल पे रहना चाहिए, ताकि उनका जो पोस्चर है वो बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर वो 3 चीजें अच्छे से फॉलो करेगा तो उनका पोस्चर बेटर रहेगा, ठीक है। सेम चीज, अगर मोबाइल कोई बंदा यूज कर रहा है, अगर ये मोबाइल यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो मोबाइल इस तरीके से अगर यूज करेगा प्रॉपर तो उनका पोस्चर ठीक रहेगा। अगर वो इस तरीके से मोबाइल को यूज करेगा तो पोस्चर बिगड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है। सो मोबाइल का यूज
किस तरीके से करते हैं लोग, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। करेक्ट। एंड अगर मैं एग्जांपल दूंगा, मेरे यहाँ जो लेडीज में पेशेंट्स आते हैं जैसे कि हाउस वाइफ्स है, ठीक है, उनको झुक के बहुत सारी चीजों का काम करना होता है, जैसे कि कुकिंग करना है, साफ सफाई करनी है, ठीक है। और अगर कोई लेडीज है जिनका ब्यूटी पार्लर है, बिल्कुल, और अगर कोई लेडीज है जो सिलाई वर्क करती है, ठीक है, तो उनको नीचे देख के ज्यादा काम होता है। जी जी। तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद, लंबे अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद उनको पीछे ऐसे बफेलो हम टाइप थोड़ा बम्प निकल आएगा जी, ठीक है। तो बम्प यानी कुछ नहीं, वो पोस्चर बिगड़ा हुआ है उनका सर्वाइकल का, ओके, राइट। तो अगर वो प्रॉपर कुछ एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे, ओके, एंड जो मैंने बोला कि स्ट्रेट बैठना, ठीक है, ऑन स्क्रीन रहना या सीधा देखना, कान को कंधे से मिला के रखना जी, अगर वो चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका पेन ठीक हो जाता है, उनका बफेलो हम ठीक हो जाता है। वो चिन तक एक्सरसाइज आती है, अगर वो सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो उनको पेन ठीक हो जाता है। बट आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पोस्चर को बिगाड़ने वाली चीज़ लैपटॉप एंड मोबाइल ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और अगर ये चीज़ समझने के बाद, या अगर ऑब्वियसली ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अगर कोई बंदा ये सारी चीजें फॉलो करता है तो उनका पोस्चर मेंटेन रहता है। बिल्कुल सर, दैट्स व्हाट आई कैन से। थैंक यू सो मच सर, आपने ये जो इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करी हैं उसके लिए आई एम श्योर कि लोग अगर वो टिप्स फॉलो करेंगे तो उनका पोस्चर ठीक होने में हेल्प होगा। बट काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑफिस में बैठ कर कॉन्स्टेंटली 9 से 10 घंटे बैठे रहते हैं, या फिर लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, तो उनका तो पोस्टर मतलब उनके पास टाइम भी नहीं होता है कि वो हर 10-15 मिनट में अपना नेक ऐसे थोड़ा टिल्ट कर सकते हैं, या फिर हर आधे घंटे में वॉक कर पाएँ। तो उनके लिए अगर आप कुछ टिप्स बता सकते हैं जो कि उनको पोस्टर मेंटेन करने में हेल्प करेगा। जितने मेरे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, जिनका ऑफिस वर्क है, जिनका ऑब्वियसली पूरा दिन भर लैपटॉप पे बैठ के काम होता है, कंप्यूटर पे बैठ के काम होता है जी, उनको मैं एक ही टिप फॉलो करने के लिए देता हूँ कि हर आधे घंटे में, मतलब एटलीस्ट मिनिमम 20 से 25 मिनट में आप खड़े होके थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, अपनी बॉडी को मूव कर लो, थोड़ा चल लीजिए 5 मिनट, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बैठना तो सीधा ही है, ठीक है। अगर दो चीज़ों को वो लोग कंटिन्यू फॉलो करते रहेंगे ना तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। बट दिक्कत कहाँ आती है, उनके पीछे का साइंस मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप अगर पूरे दिन लैपटॉप के लिए ऑफिस वर्क में बैठे हो, पूरा दिन काम करते हो चेयर पे बैठ के, तब क्या होता है ना, आप 1 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे, जब भी आप लंबे टाइम तक बैठते हो, आपके स्पाइन में जो भी 2 मनके हैं, वर्टिब्रे है, उनके बीच में जो डिस्क होती है, वहां पे अराउंड ब्लड फ्लो थोड़ा कम होने लगता है। तो डिस्क ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दिक्कत करना चालू करेगी। आपके जो मसल्स है वो सिकुड़ना चालू करते हैं, धीरे धीरे स्टिफ होना चालू करते हैं जी। तो उनकी वजह से बैक पेन स्टार्ट होता है। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई बंदा 2 घंटा 3 घंटा चेयर पे बैठ के काम कर रहा है, अब जब वो खड़ा होगा तो वो ऐसे थोड़ा झुक के रहेगा, एटलीस्ट 2-4 सेकंड 5 सेकंड, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होगा। सो बॉडी यही चाहती है कि आप उनको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्रेक दो, ठीक है। कॉन्स्टेंट काम करने से ये चीजें होती है। और दूसरी चीज, आज की तारीख में अगर कोई बंदा कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है और बॉडी से इतना काम ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऑब्वियसली उनका पोस्चर बिगड़ने वाला है, उनको सियाटिका या कमर दर्द या गर्दन का दर्द होने वाला है। सो उनको फ्लैट बैठना है, हर आधे घंटे में 5 मिनट ब्रेक लेना है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है, थोड़ी एक्सरसाइज चीजें फॉलो करनी है, तो उनको ऑब्वियसली ऑफिस वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल। बट आज की तारीख में लोग ये चीज़ फॉलो नहीं करते। मैं मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को ये चीज़ सिखाता हूँ, बोलता हूँ कि आप ये चीज़ को फॉलो करो अच्छे से। पर जिन्होंने फॉलो किया है उनको कभी दोबारा पेन नहीं आया, बट जो फॉलो नहीं करते, बीच बीच में करने के बाद छोड़ देते, उनको वापस ये चीज़ होती है। जी सर। सो ऑफिस वर्क के लिए रूटीन लाइफ में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है जी। सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल ये है कि आप कंटिन्यू काम करते हो बैठ के, जब आप बॉडी को ब्रेक नहीं देते हो, जब आप कंटिन्यू काम करते रहते हो, तब ये चीज़ें डेवलप होती है। तो बेसिकली यही पॉइंट है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा स्ट्रेच करना रहेगा तो हम अपना पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सर। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट पेनफुल होती है, तो ये कितना सच है और कितना मिथ है? कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जनरली पेनफुल नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ऑब्वियसली बताया कि जब भी बोन क्रैकिंग होता है तो ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली हड्डियाँ चटकाने से थोड़ा पेन होता होगा वगैरह वगैरह। बट अगर मैं बोलूँ तो 10 में से 1 या 2 पेशेंट ऐसे होंगे जिनके मसल्स थोड़े वीक हैं, जिनका बॉडी टाइप थोड़ा अलग है, तो उनको कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट देने के बाद शायद 1 आध दिन थोड़ा हल्का फुल्का मस्कुलर पेन रहेगा, मस्कुलर थोड़ा सोरनेस रहेगा और कुछ नहीं होता है। और वो शॉर्ट टाइम होता है, मतलब हार्डली
12 घंटा या मैक्सिमम एक दिन 24 घंटा ऐसा कुछ रहता है। अगर वो उनके लिए भी वो थोड़ा हल्का सा हॉट बैग का गर्म पानी की थैली का शेक करेगा या थोड़ा गर्म पानी में नमक डाल के नहा लेगा तो ये चीज़ ऑब्वियसली तुरंत रिकवर हो जाती है। बट ऐसा कोई कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट पेनफुल नहीं होता है। ये चीज़ ऑब्वियसली लोग को ऐसा लगता है वीडियो देखने के बाद, ये हड्डियाँ चटकाने की जो आवाज़ें आती है उनको देखने के बाद लगता होगा कि पेनफुल है, बट इट इज़ नॉट पेनफुल। इट इज़ नॉट पेनफुल। इट इज़ नॉट पेनफुल। सर, आपने कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट की इतनी तारीफ कर दी है तो मुझे ये क्वेश्चन है कि अगर किसी को कहीं पेन हो रहा है जॉइंट में, बॉडी में, मस्कुलर पेन, एनी सॉर्ट ऑफ पेन, तो वो सिर्फ कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी बिना सर्जरी या मेडिसिन के? ऑब्वियसली कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में ऐसे बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि बिना कोई दवाई, बिना कोई सर्जरी के भी बहुत सारे पेशेंट्स रिकवर हुए हैं जी। मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई पेशेंट है जिनको साइटिका है, ऑब्वियसली उनको साइटिका है तो कितना टाइम पुराना है, मतलब कुछ दिन हुए या सालों पुराना साइटिका है, ठीक है, वो देखने के बाद अगर उनको ट्रीटमेंट देते हैं एंड ऑब्वियसली आफ्टर ट्रीटमेंट फॉलोअप में एक्सरसाइज होता है पेशेंट के द्वारा तो उनको रिकवर हो जाता है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ है कि जब भी हमने ट्रीटमेंट दिया है तो विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी बहुत सारे पेशेंट्स रिकवर हो गए। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, किसी पेशेंट को साइटिका हुआ है, उनका डिस्क जो भी स्पाइन के वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क है और डिस्क बाहर आया है, ठीक है, तो बाहर आने के बाद ऑब्वियसली वो साइटिका नर्व जो होता है उनको पिंच करता है, उनको दबाता है, तो इसलिए जो पेन होता है हम क्या करते हैं, हम स्पाइन में प्रॉपर मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। जो ट्रीटमेंट हम देते हैं उनसे डिस्क जो भी है ऑब्वियसली वो डिस्क अगर नर्व्स को पिंच करना बंद कर देगा, वो अंदर एडजस्टमेंट हो जाएगा स्पाइन में, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट रिकवर हो जाता है। बट काफ़ी ऐसे केसेस में हुआ है कि पेशेंट जो होता है ऑब्वियसली वो कुछ टाइम के तक मेडिसिन लेता है, अब मेडिसिन उनको वर्क नहीं कर रही है साइटिका में, ठीक है, डॉक्टर ने उनको सर्जरी रिकमेंड किया है। ऐसे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो उनके पास MRIs होते हैं, डॉक्टर की अलग अलग फाइल्स होती है एंड वो देखने के बाद ऑब्वियसली हम ट्रीटमेंट देते हैं, मल्टीपल सेशंस करते हैं, तो एटलीस्ट कुछ सेशंस के बाद पेशेंट्स रिकवर होके घर जा सकता है। एंड अगर वो एक्सरसाइज करेगा, पोस्चर मेंटेन करेगा, जो भी चीज़ें बोली है वो फॉलो करेगा तो उनको दोबारा नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये भी डिपेंड करता है ना कि जो पेन है, जो प्रॉब्लम है बॉडी में, वो कितना पुराना है, किस लेवल तक का है, क्रॉनिक है या एक्यूट है। ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत मैटर करती है कि वो क्रोनिक है या एक्यूट है जी, एंड पेशेंट की एज कितनी है वो भी डिपेंड करता है। अगर उनको कोई मल्टीपल और कोई डिसीजेज तो नहीं है, जिसकी डायबिटीज़ है, थायराइड है और कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वो सारे देखने के बाद ऑब्वियसली हम जो भी ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट्स रिकवर होते हैं। हार्डली ऐसे कोई पेशेंट्स होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि सर्जरी ऑब्वियसली नहीं कर सकते, बट कुछ हार्डली ऐसे कुछ पेशेंट्स रेयरली केस में होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है एंड ऑब्वियसली फिर वो सर्जरी से रिकवर हो जाते हैं। बट मेजर केसेस में कायरोप्रैक्टिक विल वर्क विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी। बिल्कुल। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट एक सेशन में हो जाएगा या फिर उसके लिए मल्टीपल विजिट्स की ज़रूरत होती है, और अगर होती है तो क्यों होती है? कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में मैंने जैसे बोला कि अगर केस एक्यूट है तो उनको 1 या 2 सेशन में वो बंदा ठीक हो जाएगा जी, एंड अगर उनका क्रोनिक है तो उनको मल्टीपल सेशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनकी जो तकलीफ है वो सालों पुरानी है, ठीक है, उनका दर्द बहुत पुराना है, पहली चीज़। तो अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं फर्स्ट सेशन, ठीक है, वो रिकवर होना चालू करता है, सेकंड सेशन वो और रिकवर होता है, ठीक है, और मल्टीपल सेशन करने के बाद उनको फुल ऑफ रिकवरी देखने को मिलती है, इसलिए हाँ। सो क्रोनिक केसेस में, बहुत सारे केसेस में मल्टीपल सेशन से पेशेंट को बहुत फायदा होता है, ठीक है, और एक्यूट केसेस में भी अगर हम 1-2 सेशन देते हैं पेशेंट ठीक हो जाता है, बट आफ्टर केसेस पेशेंट अगर सारी चीज़ों का अच्छे से फॉलो करता है तो दिक्कतें नहीं आती। बट क्रोनिक केसेस में मल्टीपल सेशन से पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट्स आ रहा है जिनको नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है, तो उनको एक सेशन किया, ठीक है, उनको रिलीफ मिला, उनको चलने में या बैठने में थोड़ा आराम मिला। पहले चलने में भी दर्द था, बैठने में भी दर्द था, अब वो आया, उनको थोड़ा रिलीफ मिल गया, एंड सेकंड सेशंस के बाद उनको थोड़ा एक्सरसाइज दिया, मल्टीपल सेशंस किए, तो जब मल्टीपल सेशंस हो जाते हैं कंप्लीट, पेशेंट्स रिकवर हो जाता है, उनका रेंज ऑफ मोशंस वापस से पहले जैसा फ्री हो जाता है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है, ठीक है, उनको पेन ऑब्वियसली पेन फ्री लाइफ मिलती है। सो मल्टीपल सेशन कायरोप्रैक्टिक में बहुत ही इफेक्टिव रहता है। सर, आपके पास तो हिस्ट्री है 50,000 प्लस पेशेंट्स को सक्सेसफुली ट्रीट करने का, तो मुझे ये जानना है कि आपके ये जो ड्यूरेशन है उसमें ऐसा कोई केस या कोई पेशेंट जिसकी स्टोरी बहुत यादगार हो, आपको अभी तक भी याद हो, शेयर करेंगे आप? ऑब्वियसली अब तक की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे पेशेंट्स रिकवर हुए, बट कुछ केसेस मुझे याद आ रहे हैं।
जब भी मैं खुद से कभी कभी सोचता हूँ कि नहीं, ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको ऑब्वियसली मुझे मैं याद रहा हूँ, उनको मैं याद रहा हूँ। एक लेडीज थी जो ऑब्वियसली मेरे पास आई थी। उनका पेन बहुत ज़्यादा था जी। उन्होंने खुद मुझे बताया था कि जब उनके घर में फंक्शन था, शादी थी, तो उनके घर वाले उनको ऐसे कंधे पे हाथ रखवा के लोग मतलब मेहमानों के बीच में लेके जा रहे थे। उनसे चला भी नहीं जा रहा था। बड़े बड़े डॉक्टरों ने उनको बोल दिया कि विदाउट सर्जरी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप काम ही नहीं कर पाओगे, आप खड़े भी नहीं हो पाओगे। सो उनको ऑब्वियसली सर्जरी नहीं कराना था, तो वो आए थे। उनका मतलब जो भी था रिपोर्ट्स वगैरह सब देखने के बाद मुझे लगा था कि ये मेरा अब तक का सबसे डिफिकल्ट पेशेंट है जी। उनको उनका थोड़ा बिलीव था कि नहीं मुझे ठीक हो ही जाएगा, और मैंने भी उनको थोड़ा हौसला दिया। हमने ट्रीटमेंट चालू किया, ट्रीटमेंट किया करते गए, मल्टीपल सेशंस हुए। ऑब्वियसली कुछ सेशंस के बाद 100 पेशेंट ऑब्वियसली अपने आप चलने लगा कुछ मल्टीपल सेशंस के बाद। एंड उनके बाद मुझे भी खुशी हुई, पेशेंट्स भी बहुत खुश था। उनके साथ उनके हस्बैंड आए थे, उन्होंने भी बोला कि नहीं सर मैंने तो आशा छोड़ ही दी थी, बट ये रिकवर हो गई अभी। सो जब वो आए थे पहले दिन और जब वो गए थे लास्ट वाले सेशंस में, सो उनके बीच में जो डिफरेंस था ना, वो एक बोलता है सुकून देने वाला था। बिल्कुल करेक्ट। सो सुकून आज भी याद है। और भी एक लेडीज थे जिनकी एज अराउंड 55 थी, और वो पहले बार जब आए थे तो व्हील चेयर में आए थे। और जो व्हील चेयर में आए थे उनकी तकलीफ बहुत थी, वो खुद से खड़े नहीं हो पा रहे थे। उनको ऑब्वियसली MRI वगैरह सब करा के, रिपोर्ट्स करा के, उनके बाद उनका ट्रीटमेंट चालू किया था। और कुछ 4 या 5 सेशन के बाद ही ऑब्वियसली वो दूसरी या तीसरे सेशन में जब आए तो व्हील चेयर नहीं थी उनके पास। क्या बात है। वो खुद चल के आ रहे थे। एंड 5 ही सेशन हुए होंगे और वो वापस से अपने घर गए। पहले 2 सेशन में उनका बेटा लेके आया था, बट 3rd सेशन से उनके हस्बैंड आए थे। उनके हस्बैंड से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला था कि पहले मुझे डर था कि यार अभी क्या हो गया इनकी लाइफ में, मतलब मुझसे तो आ ही नहीं जा रहा था, मुझसे इनकी लाइफ मतलब उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। सो तीसरे सेशन में उनके हस्बैंड ने आकर के फिर ये बताया। ये सब जब पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स बोलते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि नहीं यार ऊपर वाले ने कुछ दिया है ऐसा कि हम लोगों की लाइफ में कुछ तो हेल्प कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा एड ऑन कर रहे हैं कि उनसे उनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो जा रही है। एंड ऐसे इमोशनल सीन्स बहुत होते हैं कि जब भी कोई एजेड ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो आते हैं, उनको तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। सो उनका वही होता है कि मतलब उनकी आंखों से आंसू बहते हैं और वो बोलते हैं कि सर आप कुछ भी हो मुझे हेल्प करिए, मुझे इसमें से बाहर निकालिए, मुझे वापस से पहले जैसा कर दीजिए। करंटली आज की तारीख में एक अंकल आ रहे हैं, ठीक है, और जब भी वो आते हैं ऐसे हग करके ही बोलते हैं मुझे कि आप ही हो मुझे जो इसमें से बाहर निकाल दो, मुझे हेल्प कर दो। सो ऐसे पेशेंट जो होते हैं ना, उनसे बस एक ही चीज़ हम रिकमेंड मतलब एक ही चीज़ हम उनके लिए दुआ करते हैं कि आप इनको कुछ भी हो इनको अच्छे से ठीक करके दें। सो ऐसी स्टोरी तो बहुत होती है जब भी आप प्रैक्टिस करते हो एज ए कायरोप्रैक्टर, या जब भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं। सो उनसे वही होता है कि भाई हम अपना बेस्ट दें ताकि वो रिकवर हो जाए, उनको पेन फ्री लाइफ मिले, वो अपनी लाइफ में और कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, सो यही होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास ऐसी इमोशनल स्टोरी बहुत होती है। जी सर, ये तो काफ़ी इमोशनल स्टोरी रही, तो लोगों का आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड जाता है। बट कभी कोई एक ऐसा केस हुआ है जहाँ पे आप मतलब नहीं कर पाए हो? ये सवाल बहुत अच्छा है एक्चुअली। जैसे कि कोई पेशेंट आया, ठीक है, उनको किसी ने रेफरेंस ही दिया होता है, किसी का रिकमेंडेशन होता है। जब भी कोई पेशेंट आया, अगर उनका पूरा हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री चेक करने के बाद, पेशेंट का तकलीफ जो है वो समझने के बाद, उनके रिपोर्ट्स देखने के बाद हमें लगता है कि ऑब्वियसली इनकी तकलीफ कुछ और है एंड मैं उतना उनको यूजफुल या काम नहीं लग पाऊंगा। तो जब हम मना करते हैं पेशेंट को कि ये मुझसे नहीं होगा या ये मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, आप उनके पास जाओ या आप यहाँ पे जाओ, आप ये करो तो और आपको बेहतर हो पाएगा, तब पेशेंट का ऑब्वियसली जो भरोसा था और मजबूत होता है कि यार इन्होंने जो भी है, ऑब्वियसली इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दिया बट इन्होंने सही रास्ता दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो ये जो सही रास्ता दिखाया वो वाला होता है ना, सो वहाँ पे भरोसा और मजबूत होता है। बट जब भी कोई पेशेंट आता है, उनके साथ अगर ऑनेस्टी रहती है ना, आज की लाइफ में ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑनेस्टी रहती है तो पेशेंट का भरोसा कभी टूट नहीं सकता है। अगर ऑनेस्टी नहीं रहती है तो भरोसा टूटने में तो 1 सेकंड बहुत है। बिल्कुल। बट जो भी है आज की तारीख में मेरी जो प्रैक्टिस है, मतलब मैं जब भी पेशेंट से बात करता हूँ, जो भी है ऑनेस्टी के साथ उनको जो रियलिटी है वही बात करता हूँ, और वो बात करने के बाद पेशेंट को भी लगता है कि नहीं यार ये चीज़ सही है। सो भरोसा टूटने की बात है ही नहीं, क्योंकि आज की तारीख में पेशेंट ही मेरे लिए तो भगवान है। बिल्कुल। और अगर वो भगवान है
अगर मैं उनसे झूठ बोलूंगा तो काहे का वो फिर ऑनेस्ट वो आगे जाके वो भरोसा टूटने ही वाला। जी जी। सो ये सवाल अलग तरीके से बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि सर मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, मैं उधर गया था, मुझे किसी ने नहीं बताया कि मैं क्या करूँ, सबने बोला कि ये करना वो करना, आपको ये है आपको वो है, किसी ने सही बोली नहीं चीज़। सो जब हम उनके केस को पूरा समझने के बाद हम बोलते हैं कि आपको ये चीज़ है आप ये करो, ठीक है, मैं इसमें आपको काम नहीं लग पाऊंगा, तब पेशेंट को ऑनेस्टी दिखती है, तब उनका भरोसा और बढ़ता है। सो आज तक ऐसा कुछ नहीं होगा किसी का भरोसा टूटा हो। ओके, एंड आई होप कि किसी का टूटे भी। बिल्कुल सर, वी आल्सो होप द सेम। या सर जो आज की यूथ है उनके भी काफ़ी नेक पेन, बैक पेन और नीज में भी प्रॉब्लम है, तो मतलब ये यंग जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने मिल रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली सबको बहुत सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा इस सवाल से। हाँ। मैं एग्जांपल मेरे पेशेंट्स के द्वारा ही दूंगा, क्योंकि आप मानोगे नहीं, पिछले एक साल में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं जिनकी एज 20 ईयर्स, सिर्फ 20 ईयर्स, 25 साल या ऑब्वियसली मैक्सिमम 30 ईयर्स, 30 साल होगी। उनको उनकी कंप्लेन होती है कि मुझे गर्दन में दर्द है सर, मुझे कमर में दर्द है, ठीक है। एंड 35 या 40 की एज में कुछ लेडीज या कुछ जेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर घुटनों में दर्द है जी। अब ये होने के पीछे का रीजन क्या है वो समझते हैं। आज की जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पूरा जो भी होता है सब काम बैठ के ज्यादा होता है। हाँ, दूसरी चीज ये बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं लोग, बहुत कम लोग करते हैं, ना के बराबर होता है, एक्सरसाइज नहीं करना है और पूरा दिन बैठ के जो भी है आराम से सब कुछ होता है काम काज। एंड पोस्चर को मेंटेन नहीं करना, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों को बढ़ावा देता है, उनको कमर का दर्द आता है। जैसे कि मैंने बोला था, कोई लोग, अगर कोई बंदा है जो लैपटॉप पे काम करता है तो उनको नीचे ऐसे झुक के काम होता है तो गर्दन का दर्द होता है। लंबे टाइम तक कुछ घंटों तक बैठ के काम करता है कोई बंदा तो उनको कमर का दर्द रहता है जी। या अगर वो कोई बंदा है जो पूरा दिन खड़े रह के काम करता है, या जिनको ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना होता है, या जिनका घुटनों के बल ज़्यादा काम होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनको नी का पेन होता है। ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको समराइज करके बोलूँ तो जो भी है आज की तारीख में, अगर बंदा एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, अपने पोस्चर को बहुत पुअरली मेंटेन करता है या ना के बराबर मेंटेन करता है, तो उनको ये सारी चीज़ें होती है। मैं मेरे पेशेंट को यही रिकमेंड करता हूँ कि यही बात करता हूँ कि हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पहले जो भी थे उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है, हमसे तो ज़्यादा किया है, बिल्कुल, ठीक है। तो उनका जो हार्डवर्क था उसी में उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी, हाँ, ठीक है। आज की तारीख में अगर किसी को नज़दीक में कुछ लेने जाना है, हाँ, तो उनके पास बाइक है, हाँ, ठीक है, अगर चलना तो है नहीं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि हमारी बॉडी स्ट्रगल करने के लिए बनी है, अगर उतना काम बॉडी से अच्छे से नहीं करेंगे एंड पूरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही मेंटेन करेंगे तो ये चीज़ होनी है फिर, बिल्कुल। एंड यंग जनरेशन में तो सबसे ज़्यादा होती है। और आज की तारीख में अगर कोई पेशेंट्स है जो नीचे झुक के मतलब कुछ लेने जाता है, उनको कमर में ना नर्व्स पिंच हो जाता है, सियाटिका चालू हो जाता है उनको, तभी ये पेन होता है, तभी ये पेन होता है। मतलब कुछ नहीं किया, सिर्फ नीचे झुक के कोई चीज उठाने गए और कमर में उनको सियाटिका हो जाता है। सो ये पुअर पोस्चर मेंटेन करने की वजह से ही होता है सारी चीजें। एंड अगर इनको ठीक करना है तो आपको अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, अपना पोस्चर मेंटेन रखना है। और मैं मेरे पेशेंट्स को एक एडवाइस जरूर देता हूँ कि सुबह उठने के बाद पहले मोबाइल मत पकड़ो, पहले अपने पैर पकड़ो। अगर आप पहले पैर पकड़ते हो, हाँ, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो तो आप हेल्दी रहोगे, ये सारी चीजों से दूर रहोगे, बिल्कुल। बट आज की यंग जनरेशन ये चीजें फॉलो बहुत कम करती है, हाँ, सो ये सारे केसेस देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सर की बात बहुत अच्छी लगी कि पहले मोबाइल मत पकड़ो, पहले अपने पैर पकड़ो। तो गाइज आज हमारे स्टूडियो में थे मिस्टर हार्दिक लोनागड़िया जी, जिनसे बात करके हमें पता चला कि कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के क्या मिथ्स होते हैं और उन्होंने काफ़ी सारे मिथ्स बस्ट किए, हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है। उन्होंने हमें बताया कि क्या बेसिक स्टेप्स फॉलो करके हम अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम गेटिंग सीवियर टाइप्स ऑफ पेन, साइटिका से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इन्विटेशन दिया, आपने मुझे बुलाया। एंड मैं क्रेजी स्टूडियो का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे चांस दिया। एंड आई होप कि जो भी बातें हुई बहुत सारी ऑब्वियसली बार जनरेशन को काम लगेगी। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो गाइज जैसे कि उन्होंने जो भी टिप्स बताए हैं आप प्लीज़ उन्हें फॉलो कीजिए और प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। तो गाइज अगर आपको भी कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के बारे में कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हार्दिक सर आपको खुद डायरेक्ट रिप्लाई करेंगे। एंड दिस इज योर होस्ट अनमोल शुक्ला साइनिंग ऑफ। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी ग्रेट पर्सनालिटी के साथ।
ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे वेल, स्टे फिट।